हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी क्रॉनिकल्स। पिछले वीडियो में हमने मेसोलिथिक आर्ट की एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर किया था, जिसमें हमने पेलियोलिथिक पेंटिंग और मेसोलिथिक पेंटिंग के बीच डिफरेंस देखा था। यही हम जो इसी को न्यूलिथिक पेंटिंग से जब कंपेयर करेंगे तो हम उसमें यूटिलिटी में हम तो देखते हैं सेम चीज़ है जो मेसोलिथिक आर्ट में यूटिलिटी है, वही यूटिलिटी लगभग न्यूलिथिक की भी है। कलर कंपोनेंट भी लगभग से ज़्यादा डाइवर्स तो मेसोलिथिक में ऑलरेडी हो चुके थे। देन मीडियम में अगर हम पेंटिंग देखेंगे तो मीडियम में नई जगहों पे पेंटिंग हमें देखने को मिलती है, जैसे पॉटरीज के ऊपर पेंटिंग है या दूसरे उनके जो वॉल्स वगैरह हैं जो घर के, क्योंकि अब तो घर भी बन गए हैं ना कुछ मड वगैरह के। तो तब उन जो हाउस वॉल्स हैं उनके ऊपर पेंटिंग देखते हैं। फिर स्टाइल डायनामिक है, लाइवलीहुड है, लेकिन जो थीम है ह्यूमन सेंट्रिक है। लेकिन अब उन थीम्स में हम एक और नई चीज देखते हैं जिसमें जिसमें एक कम्युनिटी लाइफ, सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक शिफ्ट देखते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर की भी डिपिक्शन है और एनिमल हस्बेंड्री या जो एनिमल डोमेस्टिकेशन है उसकी भी डिपिक्शन हमें देखने को मिलती है। तो इन पेंटिंग्स की मदद से हम समझ सकते हैं कि ह्यूमन सोसाइटी किस तरह से इवॉल्व कर रही है, और इसी को हम सिग्निफिकेंस के रूप में आगे वाले जो टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीहिस्टोरिक आर्ट, उसमें भी हम इस पॉइंट को हाईलाइट करेंगे। तो इस कंपैरिजन के बाद हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि मेसोलिथिक पेंटिंग या मेसोलिथिक आर्ट की फंक्शनैलिटी क्या है। तो सिंपली हमने देखा था कि शुरुआत में एक तो डिबेट है कि जो प्री हिस्टोरिक आर्ट की शुरुआत मेसोलिथिक से हुई थी या पैलियोलिथिक से हुई थी। लेकिन अब वेल एस्टेब्लिश्ड है कि अपर पैलियोलिथिक से कम प्रिंट पेंटिंग की शुरुआत देखने को मिलती है। फिर क्या ये पेंटिंग्स बस आर्ट ऑफ वर्क हैं या इसकी कुछ यूटिलिटी है, फंक्शनलिटी है, तो वो भी हमने देखा था कि इसके ये जो आर्ट है ये दीज वर नॉट जस्ट वर्क्स ऑफ आर्ट बट इट हैज मल्टी मल्टी फंक्शनलिटी, covering all the aspects of human life, human society at that time. So it was linked to survival, it was linked to communication, it was linked to knowledge transfer, it was linked to identity, and it was linked to social bonding and cohesion. तो ये सारे एस्पेक्ट्स हमने अपने पिछले लेक्चर में कवर किया था। आज के लेक्चर में हम लोग एक दो एस्पेक्ट और हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उस एस्पेक्ट्स को भी हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए जो आज की एस्पेक्ट है वो हम शुरू करते हैं। तो हेडिंग आप लोग डालेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, या इसको क्वेश्चन के रूप में भी लिख सकते हैं, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। सिग्निफिकेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्ट या प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स, चाहे तो दोनों ही लिख सकते हैं, आर्ट भी लिख सकते हैं या पेंटिंग्स भी लिख सकते हैं। तो अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सिग्निफिकेंस है या सबसे इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंस है वो प्रीहिस्टोरिक आर्ट की इस बात में है कि इट इज ए डायरेक्ट सोर्स टू लुक एट द लाइव्स ऑफ prehistoric people. So one first significance is it is the source source of it acts as the source of prehistoric culture, क्योंकि इस विजुअल डिपिक्शन से, इस विजुअल रिप्रेजेंटेशन से हमें प्री हिस्टोरिक कल्चर के बारे में काफ़ी कुछ पता चलती है, उनकी सोसाइटी के बारे में थोड़ी बहुत झलक मिलती है, उनकी सोशल लाइफ के बारे में थोड़ी बहुत झलक मिलती है, उसके उनके कम्युनिटी रिचुअल्स, उनके जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है, और साथ ही उनके जो बदलते हुए पैटर्न हैं, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन या सोशल फंक्शन है, तो उन चीज़ों के बारे में भी हमें एक झलक मिलती है एक ये प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स की मदद से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द सोर्स ऑफ प्री हिस्टोरिक कल्चर।
सेकेंड सिग्निफिकेंस जो हम समझ सकते हैं वो इस बात में है, इसकी सिग्निफिकेंस कि these prehistoric paintings it bridges the gap between ancient and modern world। और इसी से मिलते जुलते तीसरी सिग्निफिकेंस हम इस बात में देखते हैं कि इट एक्ट्स एज द इंस्पिरेशन, it acts as the inspiration for modern tribal art as well as folk art। एक और सिग्निफिकेंस हम इसकी देख सकते हैं, एक इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी देख सकते हैं। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस जैसे भीमबेटका की साइट है, तो भीमबेटका को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इंक्लूड किया गया, जिसकी वजह से वहाँ पे टूरिज्म बढ़ी, तो वो भी एक इसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है। दैट इसकी एजुकेशनल सिग्निफिकेंस भी हम कह सकते हैं, एजुकेशनल सिग्निफिकेंस। देन वन मोर सिग्निफिकेंस, हम एक और सिग्निफिकेंस जो हम इसमें देख सकते हैं वो है कि इट एक्ट्स एज ए गाइड फॉर सस्टेनेबिलिटी। गाइड फॉर सस्टेनेबिलिटी कहने का मतलब है कि जैसे प्री हिस्टोरिक पीपल थे, दे वर डीपली कनेक्टेड टू देयर नेचर एंड एनवायरनमेंट, एंड they consumed their environment, they exploited the environment, but according to their needs. So while consuming, while taking benefits from their nature and the environment, they also tried to preserve it through their way of living. So it can very well be the guide for sustainability at a time when we are suffering from environmental crisis and so many disasters due to this unsustainable way of our living. So it can have this significance also. So these are the significance of prehistoric art. Then it also influences our modern art form also। आज भी हम देखते हैं, जैसे वो एग्जांपल मैंने दिया था कि जो हैंड स्टेंसिल्स वगैरह हैं, तो आज भी हम अपने घरों में ओकेजन्स में इन चीज़ों को यूज करते हैं। फिर हम स्टिक फिगर्स जो देखते हैं, स्टिक फिगर्स पेंटिंग में, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में स्टिक फिगर्स की यूज है, तो हम आज भी उस चीज़ को सिग्नल में एज ए सिंबल की तरह यूज करते हैं। जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स में हम देखते हैं, तो ट्रैफिक सिग्नल्स में जो फिगर हैं वो स्टिक फिगर्स के रूप में ही हमें दिखाई गई हैं। तो आज भी मॉडर्न आर्ट को या कंटेम्प्रेरी सोसाइटी को, कंटेम्प्रेरी आर्ट को प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स इन्फ्लुएंस करती है। सो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। इसमें से कोई पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आई तो वो आप कमेंट सेक्शन में भी वापस से पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा। तो ये हो गई सिग्निफिकेंस। उम्मीद है कि ये सिग्निफिकेंस आप समझ पा रहे हैं और इसको आपको आंसर में भी इस चीज़ को उतार पाएंगे। तो अगली क्वेश्चन जो हम करेंगे, तो एक सिग्निफिकेंस वाले भी क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें से आपको समझ में आ जाएगी कि आंसर राइटिंग भी आपकी थोड़ी बहुत वहाँ पे आंसर राइटिंग में भी थोड़ी मदद मिलेगी क्वेश्चन के साथ, और फिर आपकी समझ भी इस टॉपिक की बेहतर हो जाएगी। तो ये होगी सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कह सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन पूछी गई थी, पीवाईक्यू हुई थी, तो उस क्वेश्चन को ही लिखते हैं, हाउ डज पैलियोलिथिक मेसोलिथिक आर्ट इन्फ्लुएंस
मॉडर्न आर्ट। जो प्रीहिस्टोरिक आर्ट है वो मॉडर्न आर्ट को किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है? तो आंसर हम शुरुआत कैसे करें इसकी? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई कीवर्ड इस तरह से नहीं है, सिंपली आपको एक्सप्लेन करनी है इस चीज़ को कि पैलियोलिथिक मेसोलिथिक आर्ट मॉडर्न आर्ट को इन्फ्लुएंस करती है और कैसे करते हैं ये आपको बतानी है। तो इसमें कोई क्रिटिसाइज नहीं करनी, क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करनी, एनालाइज नहीं करनी, बस आपको सिंपली इसको एलिबोरेट करना है या एक्सप्लेन कर देना है। आपको बताना है कि किन किन पॉइंट्स की वजह से ये सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि पैलियोलिथिक मेसोलिथिक आर्ट मॉडर्न आर्ट को इन्फ्लुएंस करती है। तो हेडिंग में या इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे? प्रीहिस्टोरिक आर्ट were the early expression of human experience and creativity, which still which still influences modern art forms through a diverse sectoral themes, techniques, and utility. Prehistoric art Prehistoric arts were the early expressions of human experience and creativity, which still influences modern art forms with diverse sectoral themes, techniques and utility. तो ये हो गई हमारी इंट्रोडक्शन, जिसमें थीसिस स्टेटमेंट भी है, जो जिसमें हम बताने वाले हैं कि सबसे पहले तो हम एग्री करते हैं कि मॉडर्न आर्ट को इन्फ्लुएंस करती है, और ये हम बताने वाले हैं कि थ्रू डाइवर्स सेक्टोरल थीम्स, टेक्निक्स एंड यूटिलिटी से इन्फ्लुएंस करती है। अब पहले आपको समझना है, देखो आंसर लिखने से पहले आपको पॉइंट्स इकट्ठे करने होंगे, उसको ऑर्गेनाइज करना होगा, और एक प्रॉपर फ्लो में आपको प्रायोरिटी सेट करनी होगी कि किस पॉइंट को पहले लिखना है, किस पॉइंट को बाद में, ताकि एक स्ट्रक्चर भी हो और साथ ही कंटिन्यूटी और फ्लो भी आपके आंसर में दिखे। तो आपको देखो कि थीम वाइज ये कैसे इन्फ्लुएंस करती है। तो थीम क्या है वहाँ पे पेंटिंग्स की? वो थी जो थीम वाइज है मेसोलिथिक पेंटिंग की या प्री हिस्टोरिक पेंटिंग की, तो वो हमने देखा था कि ह्यूमन सेंट्रिक थी, एनिमल सेंट्रिक भी है और एब्स्ट्रैक्ट भी है। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग भी हम देखते हैं यहाँ पे। So these abstract paintings, this abstract painting represents the cognitive development of human beings, their level of creativity. So modern artists also draw these paintings, such paintings, abstract paintings. तो एक तो हम यहाँ पे कोरिलेशन दिखा सकते हैं, दूसरी ह्यूमन सेंट्रिक है। तो कई सारे आप ह्यूमन सेंट्रिक थीम्स आज के टाइम में देख सकते हैं, जो आज की सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही है वैसी थीम। तो ये तो थीम वाइज होगी। दूसरी जो अब देखते हैं कि जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थी मेसोलिथिक आर्ट की, यूजिंग स्टिक फिगर्स,
The same stick figures used in recent times इन एग्जाम्पल जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स में मैंने बात की थी थोड़ी देर पहले. तो स्टिक फिगर्स आर ऑल्सो यूज्ड एज सिंबॉलिक मीडियम. देन हम इसमें जो वो टेक्निक थी, जैसे मिनरल से वो कलर एक्सट्रैक्ट करते थे, तो सेम हम भी आज केमिकल्स के थ्रू कलर बना रहे हैं, मिनरल्स के थ्रू कलर बना रहे हैं. तो आर्ट जो कलर अपने जो जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको यूज करके हम भी कलर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. ये भी एक कोरिलेशन हम दिखा सकते हैं. फिर हम उसकी यूटिलिटी में देखते हैं. तो आर्ट को यूज किया गया रिचुअल्स में भी. हम भी आर्ट को रिचुअल्स में यूज करते हैं. जब भी हमारी कोई रिचुअल्स होती है तो हम कुछ ना कुछ शेप बनाते हैं, कुछ ना कुछ फिगर बनाते हैं, कुछ ना कुछ पेंटिंग्स बनाते हैं. ये तो रिचुअलिस्टिक है. फिर आर्ट को यूज की जाती है सोसाइटी में एक फ्रेटर्निटी लाने के लिए, सोशल कोहेशन लाने के लिए. सो इट हैज सोशल यूटिलिटी आल्सो. Then through the use of cartoons, we criticize, we express solidarity also. Then यूटिलिटी में ही हम उसको एजुकेशनल पर्पस के लिए भी आर्ट को यूज कर सकते हैं. जैसे आप एनसीईआरटी बुक्स देखेंगे या बच्चों की जो बुक्स देखेंगे, तो उसमें एजुकेशनल पर्पस से भी ड्राइंग से थ्रू या कार्टून्स के थ्रू एजुकेट किया जाता है बच्चों को. अब एनसीईआरटी बुक्स देखेंगे तो उसमें आपको कार्टून्स के थ्रू या आर्ट के थ्रू कई सारे पेंटिंग्स के थ्रू कई सारी चीज़ें आपको इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है. सो इन सारे बेसिस पे हम दिखा सकते हैं कि मॉडर्न आर्ट को, जो प्री हिस्टोरिक आर्ट है, वो आज भी इन्फ्लुएंस करती है. तो चलिए आंसर को कंप्लीट करते हैं. एक जो पिछले आंसर थे मैंने पॉइंट वाइज आपको दे दिए, और आज मैं कोशिश करूंगा कि जो पैराग्राफ वाइज ये आंसर आपको और लिखने की जो मतलब कि थोड़ी हेल्प मिल जाए कि पैराग्राफ वाइज भी कैसे लिख सकते हैं आंसर को. तो बट पैराग्राफ वाइज में आपको फिर इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एक फ्लो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी. तो इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है प्रीहिस्टोरिक आर्ट्स वेर द अर्लीस्ट एक्सप्रेशन और द अर्ली एक्सप्रेशंस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड क्रिएटिविटी which still influences modern art forms through diverse sectoral themes, techniques and utility. अब हम आंसर लिखना शुरू करते हैं. Modern art takes inspiration from the prehistoric art in its theme. Just like prehistoric art, modern art themes include social reality of its time as well as depict creative advancement through abstract painting.
ठीक है, तो ये तो हो गए थीम वाली पॉइंट। अब नेक्स्ट सिंबॉलिक पॉइंट को हम लोग इंक्लूड करेंगे। प्रीहिस्टोरिक आर्ट used symbols and signs to depict certain elements. Similarly, modern art also uses signs and symbols in the preparation of maps, traffic signals, etc. Moreover, similar to the prehistoric art, Homa, modern art modern art forms uses a diverse range of colors extracted from different minerals and chemicals. Further, further, अब हम यूटिलिटी वाले पॉइंट को इंक्लूड करेंगे। So further, just like prehistoric art, modern art forms also has also have multifunctionality या multi-functionality। इस पॉइंट को हम फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे अब कहाँ का यूटिलिटी है उसमें से एक दो पॉइंट हम यहाँ पे बता देंगे और उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। So further, just like prehistoric art, modern art forms also have multifunctionality. In modern times,
paintings and cartoons or drawings are used for educational purposes. Are used for educational purposes. Are used for educational purposes or encouraging awareness, enhancing fraternity and social bonding, and imparting a sense of belongingness. जैसे आप देखेंगे मॉडर्न इंडिया में जो जब नेशनलिज्म में एक कॉन्सेप्ट इंडिया में डेवलप हो रही थी और इंडिया एक नेशन बनने की कगार पे था, तो ऐसे में जो पेंटिंग वो भारत माता की पेंटिंग्स बनाई जाती थी, तो एक बनाई गई जो देवेंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की पेंटिंग बनाई। तो ये पेंटिंग की मदद से एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग का यहाँ पे सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की यहाँ पे मिली, एक्सप्रेशन मिली, लोगों में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इम्पार्ट की गई, इनकलकेट की गई इन पेंटिंग्स के थ्रू, गीतों की तरह, संगीत के थ्रू। तो आर्ट फॉर्म में तो ये सब भी आते हैं, गाने भी आते हैं, संगीत भी आते हैं, डांस फॉर्म आते हैं, पेंटिंग्स आते हैं, किसी भी तरह की विजुअल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी आर्ट फॉर्म में। तो इन आर्ट फॉर्म्स के थ्रू एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सोशल कोहेशन, फ्रेटर्निटी, फिर अवेयरनेस हम जो फैलाते हैं आर्ट फॉर्म के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू या गानों के थ्रू, फोकलोर्स के थ्रू। फिर एक एजुकेशनल पर्पसेज में हम देखते हैं कि स्कूल बुक्स में किस तरह से कार्टून्स या ड्राइंग्स या पेंटिंग्स की मदद से बच्चों में जो जनरल अवेयरनेस या जनरल एजुकेशन या एथिकल या मोरल एजुकेशन इम्पार्ट की जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, जो और जो और इन सारे ये सारी चीज़ें प्री हिस्टोरिक टाइम्स में भी उनकी यूटिलिटी थी, इसी तरह की यूटिलिटी थी उस समय, अपने समय के हिसाब से जो सोशल यूटिलिटी थी, तो वो हम कोरिलेट कर सकते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम्स और मॉडर्न टाइम्स के बीच। तो ये सारी चीज़ें हैं, प्लस और भी आपको एक पॉइंट अगर देनी है तो आप ये भी दे सकते हैं कि जो रिचुअल यूटिलिटी जो on special occasions, on auspicious occasions, many communities many communities draw geometrical line or hand mark hand stencils
similar to our prehistoric ancestors। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए उनके जो कोरिले जो आज के टाइम में रिलेवेंस है या किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है मॉडर्न आर्ट को प्री हिस्टोरिक आर्ट। तो ये इन सारे पॉइंट्स से हम अ, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, आंसर को लिख सकते हैं। फाइनली हम कंक्लूजन देंगे। तो कंक्लूजन में हमें बताना होगा जो हमने लिखा है कि इन्फ्लुएंस करती है मॉडर्न आर्ट को। तो हम लिख सकते हैं कि प्री हिस्टोरिक आर्ट is not just the echo of our past, it still influences it still influences contemporary society through its simplistic, naturalist, symbolic, and utilitarian nature. These art forms continue to shape modern consciousness। तो ये हो गई आपकी आंसर तैयार। तो ये क्वेश्चन पूछी गई थी कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले, 2021 या 22 में मेरे ख्याल से जीएस पेपर 1 में पूछी गई थी। तो अब उम्मीद है कि आपको अब आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, या इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप अब अटेम्प्ट करने की स्थिति में आ चुके हैं। लेकिन आपको फिर यही है कि धीरे धीरे आपको आदत डालनी पड़ेगी लिखने की। और दो चीज़ आपको सुधारनी पड़ेगी आंसर राइटिंग में। पहली चीज़ होती है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया को बिना क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किए कम वर्ड्स में कैसे एक्सप्रेस करें। क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम आएगी आंसर राइटिंग में वो ये नहीं है कि आपको वर्ड्स कम पड़ेंगे। ये शुरुआती प्रॉब्लम है, शुरुआत में आपको वर्ड्स कम पड़ेंगे। लेकिन जब आप आंसर लिखना शुरू करते हैं और जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है तो दिक्कत आएगी कि आपके पास वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा होंगे और उनको आपको 150 या 250 वर्ड्स में समेटना है बिना क्वालिटी या सेंट्रल आइडिया को बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए किए हुए। तो ये चीज़ आपको जब आप समराइज़ करना शुरू करेंगे, जब आप इस चीज़ को लिखना शुरू करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया को कम से कम वर्ड्स में, तो इस चीज़ की आपको आदत डालनी पड़ेगी। दूसरी आपको एक्सटेम्पोर की बहुत ज़्यादा आदत डालनी होगी। इसकी तो उसके बिना तो अब यूपीएससी में आप पार पाना मेंस में संभव नहीं है। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है कि जो एट रैंडम कोई टॉपिक आती है जिसके बारे में आपको नहीं पता है या बहुत कम पता है, अब उसको अब एक्सप्लेन करेंगे, कैसे उसके बारे में लिखेंगे। तो ये भी आपको सरप्राइजिंग एलिमेंट आपको, और इस पे भी काम करना पड़ेगा। सो समराइज और एक्सटेम्पोर ये दो चीज़ें, प्लस जो क्वालिटेटिव आंसर राइटिंग है उस पर तो काम करना ही पड़ेगा। जो इंट्रोडक्शन है, प्रेजेंटेशन है, जो कंक्लूजन है, जो बॉडी है, आंसर में फ्लो होगी। तो ये सारी चीज़ों पे आपको धीरे धीरे काम करोगे। आप डेली 1-2 आंसर भी लिखोगे तो हो जाएगा। 2-3 महीने तो कम से कम आपको लगेंगे ही।
तो आप जितनी आंसर लिखोगे उतनी जल्दी होगी, यही एक मात्र ट्रिक है यहाँ पे आंसर राइटिंग की और अच्छे स्कोर लाने की। सो ये मेसोलिथिक फेज हमारी यहाँ पे अब खत्म हो जाती है, और उम्मीद है कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सका, जो अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी की के अकॉर्डिंग आपको समझाने में सक्सेस रहा। पर फिर भी अगर कोई दिक्कत है, किसी भी तरह की कोई परेशानी है, कहीं पे कोई पॉइंट समझ में नहीं आई, तो आप ऑलवेज, मैं बार बार कहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आपसे, या फिर मैं आपको जो भी हमारी चैनल है, यूट्यूब चैनल है, या पर्सनल कांटेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप चैनल है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन करके आप फर्दर कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रही आपके लिए और आपने कुछ सीखा इससे। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी आपके पास, जो न्यूलिथिक एज है उसके ऊपर की वीडियो आएगी। और न्यूलिथिक एज तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए। So it is the earliest form of human civilization. However, civilizational phase is reached in Harappan society only, in Harappan period only. But still the beginning of civilization हम यहाँ पे उसको देख सकते हैं, न्यूलिथिक एज में देख सकते हैं। तो तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में न्यूलिथिक पीरियड के साथ।